गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग जुलाई का पीरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं इसमें, 2 या 3 टॉपिक हैं जो लेंदी हैं। उसमें से पहला टॉपिक जो लेंदी है वो है चुनाव। वो भी चुनाव कौन सा, जो अभी हुए हैं, विधानसभा का चुनाव। तो शुरू करते हैं। विधानसभा के चुनाव कितने राज्यों में हुए? 5। हो सकता है काउंटिंग आपसे पूछ ले, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता है। हम इसके आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो पहला राज्य है जहाँ चुनाव हुए थे अभी, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या सीटें पूछी जाती हैं, किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 294 थी क्या? है भी। और यहाँ पर जो सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कौन बने हैं? श्री शुवेंदु अधिकारी। आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको बेहतर पता होगा। अब कोई ना कोई पेपर आप लोग पढ़ते रहिए। शुवेंदु अधिकारी। और सरकार किसकी बनी है यहाँ पर? मतलब कौन सी पार्टी से हैं ये हैं बीजेपी से। सरकार बनी है एनडीए की। एनडीए क्या है? बीजेपी और एनडीए में अंतर क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी-कभी। इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस। ये कई पार्टियों का समूह है। एनडीए का मतलब कई राजनैतिक दलों का समूह, कई पॉलिटिकल पार्टीज का समूह है। अलायंस का मतलब ही होता है समूह या गठबंधन। और कई समूह होंगे तो कोई एक लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। तो जिसका सबसे अधिक दबदबा होगा वो लीड करेगा। तो एनडीए को लीड कौन करता है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही कांग्रेस का एक गठबंधन है जिसको क्या बोलते हैं? यूपीए। आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पर, यूपीए। ये कांग्रेस इसका नेतृत्व करता है, मतलब लीडिंग पार्टी कांग्रेस है। यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें भी कई पार्टी हैं, इसको लीड करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है स्तर है वहां पर है। बाकी हर राज्य में अपना अपना गठबंधन में रखा है। जैसे कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी करके था, बिहार में कुछ और नाम से होगा। अधिकांश जगहों पर एनडीए है। जहाँ एनडीए नहीं होता वहाँ बीजेपी का, वहाँ कुछ और नाम से बनाते हैं, घटक नामों से। फिलहाल बीजेपी एनडीए को लीड करती है। तो शुवेंदु अधिकारी बने हैं पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर। इनके लिए अच्छी बात क्यों है? बीजेपी के लिए पहली बार इनकी सरकार बनी है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है वेस्ट बंगाल में। और अभी यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में सीएम कौन थी? ममता बनर्जी जी थी। तो अभी आपने देखा ही होगा कि उनके जो विधायक थे पश्चिम बंगाल में जो चुन के आए थे वो डिफेक्ट कर गए हैं। और लोकसभा में भी डिफेक्शन हो रहा है, राज्यसभा में भी डिफेक्शन हुआ है तृणमूल कांग्रेस का। तो ये आपके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल के बगल में ही है जिसका चुनाव हुआ है। यहाँ चुनाव हुआ असम। असम में कितनी सीटें हैं? 126 विधानसभा की सीटें। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जैसे कि इस राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो सरकार कैसे बनती है, कितने सीट्स चाहिए जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए? तो इस किसी भी राज्य में अगर आपको सरकार बनानी है, मान लीजिए आपको सीएम बनना है, तो 126 जो भी संख्या हो उसको 2 से डिवाइड करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। डिवाइड करने के बाद 1 जोड़ना है और 1 जोड़ देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक 12, 2 तियां 6, 64 सीटें अगर मिल जाएं
63 + 1 64, तो आप सरकार यहाँ बना सकते हैं असम में, मतलब यहाँ के सीएम आप बन सकते हैं। इतने लोग आपके पक्ष में हो, इतने विधायक आपके पक्ष में हो, तो सीएम बन सकते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक बोलते हैं, और संसद के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, एमपी। एमपी और एमएलए यही है, एमएलए विधानसभा के और एमपी संसद के। तो ये खैर हमने आपको कॉमन जो आपको पता होना चाहिए वो बताया। असम में जो मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता बिस्व शर्मा, ये पहले से थे, वही फिर से बन गए हैं। हिमंता बिस्व शर्मा ये भी बीजेपी के हैं, यहाँ पर सरकार भी असम में बीजेपी की बनी है। पहले से बिस्व शर्मा जी ही थे, ये उनका दूसरा टर्म है। असम के बाद चुनाव हुआ है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु में बहुत बड़ा उलट-पलट हुआ। यहाँ पर सीटें कितनी थी? 234। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए। तो यहाँ पर सीएम कौन बना है? सीएम बने हैं थैलापति विजय। एक्टर थे, थैलापति या थलापति या जोसेफ विजय भी कह रहे हैं। का पूरा जो नाम है सी जोसेफ विजय। और पार्टी कौन सी है इनकी? टीवीके, तमिल वेत्री कड़गम। तमिलगा वेत्री कड़गम या कजगम बोलते हैं। इनकी नई पार्टी, इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई है तमिलनाडु में। जो अभी तक डीएमके थी वहाँ पर। तमिलनाडु के बाद चुनाव हुआ है केरल में। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 140 सीट्स। सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए यहाँ पे? 71। सरकार किसकी बनी है, मतलब सीएम कौन बना है केरला में? तो सीएम बने हैं वीडी सतीशन। वीडी सतीशन। पार्टी ये गठबंधन की सरकार है यहाँ पर, और गठबंधन का नाम क्या है? यूडीएफ। जैसे कि एनडीए गठबंधन है, यूडीएफ फुल फॉर्म यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम से नहीं घबराना है। याद हो तो सो फार सो गुड, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। और नेतृत्व किसका है यहाँ? कांग्रेस लीड कर रही है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो 3 लोग ये हो गए, चौथा 4 लोग हो गए। 5वां चुनाव हुआ पुदुचेरी में, जिसे आप पांडिचेरी बोलते हैं। यहाँ पर कितनी सीट्स हैं? विधानसभा की सीट है 30। जीतने के लिए कितनी सीट चाहिए? 16, मतलब सरकार बनाने के लिए। और यहाँ के सीएम बने हैं एन रंगास्वामी। ये इनका 5वां टर्म है, या 5वीं बार बने हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर भी गठबंधन है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। पुदुचेरी के बारे में एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि क्या ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब संघ शासित क्षेत्र है। संसित नहीं होगा, शासित होगा। संघ शासित क्षेत्र या प्रदेश है। फिर भी यहाँ विधानसभा है, ये सोचने की बात है। संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है, वहाँ पर सीधे केंद्र सरकार अपना शासन चलाती है। तो यहाँ विधानसभा है, इसलिए ये यूनिक है। तो ऐसे कितने यूटी हैं जिनके पास अपनी अपनी विधानसभा है? तो 3। एक तो पुदुचेरी हो गया, जो पुद्दुसा है, पुद्दुसा नहीं है, पहला हुआ है। और दूसरा हुआ दिल्ली है, जहाँ केजरीवाल जी रहे। अभी कौन है सीएम वहाँ पे? वेंकट जी। कौन से पार्टी से? बीजेपी से। और तीसरा है जे एंड के, ये भी यहाँ पर भी विधानसभा है।
3 जगहों पर विधानसभा है। और यहाँ सीट्स कितनी है पुडुचेरी में? 30। अब यहाँ पर आपने चुनाव के बारे में जाना। अच्छा, पुडुचेरी के बारे में एक और बात हम लोग समझ लेते हैं, बहुत जरूरी बात। ये पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी में कई जगहों पर फैला हुआ है। तो एक तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये ऊपर जो है ये पुडुचेरी है, ठीक। इधर केरल पड़ता है, तो केरल में है माहे। आंध्र प्रदेश ऊपर पड़ता है, वहां पर कौन सा है? यनम। और यहाँ पर है करिकाल। तो पांडिचेरी 4 जगहों पर फैला हुआ है। ये माहे कहाँ पर है? केरल में। इसका क्षेत्र 4 जगहों पर फैला हुआ है। ये दोनों है टीएन, दैट इज तमिलनाडु। यनम है आंध्र प्रदेश में, ANDP। तो ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया पुडुचेरी का। यहाँ कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए, जैसे ये विधानसभा का चुनाव हुआ है। किसका चुनाव है? विधानसभा का चुनाव था। अब विधानसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो उम्र होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष, ठीक। यहाँ पर चुनाव कौन से होते हैं? चुनाव तो आप लोग डालने जाते होंगे, जनता सीधे डालती है। कैंडिडेट का चुनाव, जो उम्मीदवार होता है उसका चुनाव सीधे जनता करती है। जहाँ सीधे जनता वोट डालती है, ऐसे चुनाव को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो आप सोच रहे होंगे अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं? तो अप्रत्यक्ष चुनाव जहाँ पर जनता वोट नहीं डालती है, जहाँ जनता वोट नहीं डालती है तो कौन डालता है? तो ऐसा कौन सा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको बोलते हैं आप नेता। नेता 2 प्रकार के, MP और MLA। और भी होते हैं जो लोकल वाले होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। लोकल इन द सेंस जैसे कि प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, और जिला पंचायत सदस्य वो भी हैं, वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ हम मुख्य जो हमारी सरकारें हैं उनकी बात करेंगे, वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं, ऐसे चुनाव को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अब आप एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से एग्जाम्पल? देखिए, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि कौन से? MP MLA। अब जैसे MP MLA राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। दूसरा, उपराष्ट्रपति को ये लोग चुनते हैं, इसका चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, अभी आपने पेपर अगर इस समय पढ़ रहे होंगे तो आपने देख रहे होंगे राज्यसभा के चुनाव हुए कहाँ? MP में। तो वहाँ 3 सीटों पर चुनाव हुए थे राज्यसभा की। तो वहाँ कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कांग्रेस के कैंडिडेट जो थी मीनाक्षी नटराजन को लेकर के। खैर तीनों सीटें बीजेपी ने वहां पर जीत ली। तो यहाँ पर वोट कौन करता है राज्यसभा में? राज्यसभा के चुनाव में वोट करते हैं आपके MLA, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं आपके MP, दोनों सदन के, और राष्ट्रपति में MP प्लस MLA। मोटी मोटी बात, ठीक है। तो ये सारे चुनाव हो गए अप्रत्यक्ष। विधानसभा का चुनाव आपने देखा। अब इनका अगर विधानसभा के टेन्योर की बात करोगे, कितना होता है कार्यकाल? सामान्य रूप से 5 वर्ष, ठीक। अब ये जो सदस्य चुन के गए, मान लीजिए कि पांडिचेरी के 30 लोग हैं, तो ये लोग चुन के गए, तो 30 लोग ये चुन के गए, ठीक। 30 में से इनको शपथ भी दिलवानी होती है। तो ये जो विधायक 30 गए चुन के, 30 क्या हो गए? विधायक।
इनको करवाई जाएगी पहले शपथ। तो शपथ इनको कौन दिलाएगा विधायकों को? स्पीकर, जो विधानसभा का या अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर। और स्पीकर को जो दिलवाता है उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल इसको शपथ दिलवाएंगे प्रोटेम स्पीकर को, अब प्रोटेम स्पीकर बाकी विधायकों को शपथ दिलवाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? इसी 30 में से एक व्यक्ति को चुनते हैं राज्यपाल। सामान्य रूप से कौन होता है? वो सबसे सीनियर जो मेंबर होता है वही होता है, उसको राष्ट्रपति चुनता है। अभी यहाँ पर विधायकों की शपथ हो गई। अभी सीएम जब बनेगा तो उसको शपथ कौन दिलवाएगा? सीएम को शपथ, सीएम के मंत्री की शपथ। दोनों शपथ में अंतर होता है। जो विधायक होते हैं वो विधानसभा की शपथ लेते हैं, उनकी शपथ अलग होती है। चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रियों की शपथ अलग होती है। देखिए, चीफ मिनिस्टर और मंत्री चूंकि विधानसभा के भी सदस्य होते हैं तो विधायक की शपथ तो लेते हैं, सीएम की शपथ अलग से लेते हैं, सीएम और मंत्री की। और इन दोनों को शपथ दिलवाता है राज्यपाल। तो ये इतनी सारी बातें हो गई विधानसभा के मामले में। और आपको पहले से पता है कि वोट अगर आप देना चाहते हैं तो 18 वर्ष की उम्र आवश्यक है ना। 18 वर्ष की आयु इस समय, पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी पहले, तो घटाया कब गया? 21 वर्ष को घटाकर 18 किया गया था। एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन, 61वां संशोधन जो 1989 से लागू हुआ था या 88 का था, लागू हुआ। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ 1989 से। विद इफेक्ट फ्रॉम, W फॉर विद, E फॉर इफेक्ट, F फॉर फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम। 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया था इसमें घटा करके 61वां संशोधन के द्वारा। तो वोट देने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? ये सारी बातें चुनाव से जुड़ी हुई हैं। वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक, अभी विधानसभा का चुनाव करवाता कौन है, ये बेसिक बात है। विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से सबसे अच्छा शब्द क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, चुनाव अपने देश में जो होते हैं, कभी भी पूछा जाता है कि फला चुनाव कौन करवाता है, फला फला, तो चुनाव भारत में 2 ही लोग करवाते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, और दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग। इन्हीं दो में से कभी आपको कुछ भी करना है, टिक करिएगा बस। और अगर आपने ये वाला याद कर लिया तो बाकी सारे इसमें चले जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, ये चुनाव करवाता है लोकल बॉडी के, स्थानीय निकायों के। अब लोकल बॉडी में क्या क्या शामिल है? सारी दोनों लोकल बॉडी जो पंचायत की हैं, इनको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज संस्थाएं, और शहर वाले को बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय। अब शहरी स्थानीय निकाय में कौन आता है? ये मेयर, पार्षद, और पीआरआई में, पंचायती राज संस्थाओं में, आपके जो प्रधान होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ब्लॉक पंचायत सदस्य बोलते हैं, और जिला पंचायत सदस्य। तो जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम प्रधान, इनके चुनाव ये लोग करवाते हैं, राज्य वाले। बाकी सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है।
इतना अगर याद रखेंगे तो आप कभी भी इस बार आपका गलत नहीं होगा। जैसे इनके पास कौन कौन से चुनाव है, प्रेसिडेंट का चुनाव, राष्ट्रपति का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ठीक, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। ये हो गया हमारा चुनाव के बारे में। कुछ मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री इस समय है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन है, पेमा खांडू। देखिए इनको रटना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, इनको पेपर में पढ़ते रहिए और इनका सम्मान से नाम लेते रहिए। पेमा खांडू काफ़ी दिनों से हैं, ठीक है। जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कौन है, अभी तो बनाया है। पेपर आप पढ़ते रहिए, राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट रखिए, आपको सारे नाम खुद ही याद हो जाएंगे। कभी कभी जो आते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, इससे पहले कौन था, नीतीश बाबू थे, उनको हटा के तो इनको बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में है आपके सहाय साहब, विष्णुदेव सहाय। एक सरनेम पकड़ के याद करना शुरू करो पहले, उससे आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। यूपी में आप लोग जानते हैं योगी जी, ठीक। एमपी मोहन यादव। राजस्थान में, राजस्थान में क्या नाम इनका, शर्मा जी, भजनलाल शर्मा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी। उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, तो धामी साहब हैं। तो ये गुजरात में पटेल जी हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र। तो ये हो गए कुछ चीफ मिनिस्टर राज्यों के। तो हमने चुनाव के बारे में कुछ डिटेल में जान लिया ताकि आपको लगभग दिक्कतें ना हो करते समय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईसीजीएस अचल। ये क्या है, इंडियन कोस्टल गार्ड शिप। आईसीजीएस इंडियन कोस्टल गार्ड शिप, नाम क्या है इसका, अचल। इसको शामिल किया गया है तटरक्षक बल में, शामिल कर लिया गया है। ये पांचवा है, पांचवी है अपनी कौन सी श्रेणी की, अदम्य श्रेणी की। जहाज जो है अदम्य श्रेणी का जहाज है, अदम्य श्रेणी का जहाज, पांचवा जहाज है। अच्छा, चौथा इसमें शामिल नहीं किया गया, अभी पांचवा कर लिया गया, चौथा अभी शामिल नहीं किया गया है। अदम्य क्या है, पहला जहाज जो था वो अदम्य श्रेणी का, उसका नाम था अदम्य, उसी बेसिस पर इसको रखा गया है। इसमें कुल होने थे 8 जहाज या 8 पोत या 8 शिप, और इनको बनाने का टेंडर किसको दिया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। तो वो बना के इनको दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, हमारे पास 3 कंपनी हैं जो बनाती हैं। एक तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, दूसरा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। पूरा नाम आपको याद नहीं करना, मझगांव डाक करके याद रखेंगे। डाक मतलब होता है पोत, DOCK डॉक। ये कहाँ है, मा फॉर मझगांव, मा फॉर मुंबई। और दूसरा कौन सा है जो कलकत्ता में है, क्या नाम है उसका,
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में, यही 3 लोग बनाते हैं, न्यूज में रहता है, तो मैचिंग के लिए आता है, इसलिए हमने आपको बताया कि याद रखेंगे। गार्डन वाला कोलकाता में, मझगांव मुंबई में, गोवा को तो आपको पता ही है। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या है? पीएसयू हैं। कौन से सेक्टर की? डिफेंस सेक्टर की, तो डीपीएसयू लिखा जाता है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फुल फॉर्म आपसे कई छोटे छोटे एग्जाम्स में आता है, तो आपको याद रखेंगे। इसमें इतनी ही जानकारी, जैसे अब ये क्या काम करेगा, तो जहाज है, पानी में चलेगा, तो हमारी जो सीमा है, समुद्री सीमा, जैसे कि ये भारत है, तो समुद्री सीमा की सुरक्षा करेगा यहाँ पर, और पेट्रोलिंग करेगा, और वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहाँ पर पोल्यूशन हो जा रहा है, मरीन पोल्यूशन, उसमें सुरक्षा करेगा, तो ये सब काम करेगा ये शिप। ठीक, नेक्स्ट, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है, टेस्ट की गई है, उसका नाम है MIRV। इसका सफल परीक्षण किया गया है, कौन सी मिसाइल में? अग्नि मिसाइल में। MIRV का फुल फॉर्म देख लेंगे तो टेक्नोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। M फॉर मल्टीपल, I फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंटली, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, री एंट्री व्हीकल। ये सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है, जो भी है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है? देखिए, मल्टीपल का मतलब हो गया कई सारे, इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, स्वतंत्र रूप से, टारगेट करने में सक्षम, टारगेट करने में सक्षम। अब इसका मतलब समझते हैं पूरा क्या है। मल्टीपल मतलब कई टारगेट्स, तो कई टारगेट्स को, कई लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से टारगेट करने की क्षमता है इस टेक्नोलॉजी में। मतलब कोई मिसाइल, जैसे यहाँ पर हमने टेस्ट किस मिसाइल पर किया गया है, किस मिसाइल में लगाई गई है टेक्नोलॉजी? अग्नि मिसाइल। तो अग्नि मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस टू सरफेस मतलब जमीन से जाएगी मिसाइल, ये हमारी लैंड हो गई, मतलब यहां से अगर लॉन्च किया, यहां पर कोई टारगेट है तो उसको हिट करेगी, जाएगी ऐसे हिट करेगा मिसाइल। एयर में कोई टारगेट हो तो उसको हिट नहीं करेगी। सरफेस टू सरफेस का मतलब ये हुआ, मतलब जमीन से चलेगी, जमीन पे हिट करेगी। अब इसका मतलब समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी है हमारी, इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल ऊपर जाएगी, सिंगल मिसाइल। अब इसको हम बना देते हैं यहाँ पर मिसाइल। ठीक, जब यहाँ पर आएगी वातावरण के अंदर, और टारगेट मान लीजिए ये है, एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट, चार टारगेट, ये चार टारगेट हैं, तो ये मिसाइल इसी में, जो आगे का हिस्सा होता है मिसाइल का, ये इसमें क्या होता है, यहीं पर होता है आपका हथियार, जिसको बोलते हैं वार हेड। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो नाभिकीय हथियार होगा, नाभिकीय हथियार मतलब परमाणु बम, या कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, पारंपरिक मतलब गोला बारूद भर दिया कोई। तो एक मिसाइल में एक वारहेड होता है,
और वो क्या करता है, जनरली क्या होता था इससे पहले कि एक मिसाइल आएगी, इस पे गिरी और ये नष्ट हो गया। ठीक, ये तो सिचुएशन थी पहले की। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी आई है उसका क्या फायदा है, इसमें क्या यहाँ पर वारहेड होंगे, एक ही मिसाइल है, कई वारहेड यहाँ रखे होंगे और सब इंडिपेंडेंट रूप से यहीं से निकलेंगे। इसे एक इस पे हिट करेगा, एक इस पे हिट करेगा, एक इस पे करेगा और एक इस पे करेगा। मतलब एक ही मिसाइल से हम कई टारगेट को टारगेट कर सकते हैं, कई लक्ष्यों पर भेज सकते हैं, कई लक्ष्यों पर अपना परमाणु बम या गोला बारूद गिराया जा सकता है। दिस इज द टेक्नोलॉजी जो आपको समझना था, MIRV। अच्छा, टेस्टिंग कहाँ से हुई, मतलब कहाँ पर लक्ष्य किया, कहाँ पर ये मिसाइल छोड़ी गई। तो मिसाइलों की टेस्टिंग कहाँ होती है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड पर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जो प्रीवियसली कहलाता था व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप। और कहाँ पर है ये, ओडिशा में है, समुद्र में, वहीं पर टेस्टिंग की गई। और टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, DRDO ने की है। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार पूछ लेते हैं, RESEARCH, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अग्नि पर, अग्नि 1। अग्नि 1 क्या है, मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि की जितनी भी सीरीज है, अग्नि 1 2 3 4 5, सारी मिसाइलें सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। तो अभी इसका परीक्षण किया गया, परीक्षण हो चुका है इसका, और ये हमारी उसमें शामिल भी हो चुकी है सेना में, ठीक है। लेकिन ये परीक्षण इस मामले में खास है कि इस बार जो परीक्षण किया गया है वो न्यूक्लियर वेपन के साथ किया गया है। किसके साथ में, नाभिकीय न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल थी। नाभिकीय पावर्ड को क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड, मैं न्यूक्लियर पावर्ड ही कर देता हूँ, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल थी, ठीक है। और इसकी रेंज देखिए, रेंज अगर अग्नि की नहीं याद है तो अग्नि 1 की 1000, 2 की 2000, 2000, 3 की 3000, 4 की 4, 5 की 5, मोटी मोटी रेंज यही है। इसकी रेंज 700 से 1200, एवरेज बीच का आएगा 1000। तो आपको नहीं याद है, चुपचाप 700 से 1200 नहीं करना है, एक का 1000 सीधे सीधे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अच्छा, इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, उत्पादन कहाँ से हो रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये भी सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में है ये, ठीक। और इसमें जो ईंधन यूज किया गया है वो सॉलिड प्रोपेलेंट है। इस मिसाइल में ईंधन सॉलिड प्रोपेलेंट, ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ठोस ईंधन। तो ये हो गया अग्नि मिसाइल के बारे में। टेस्टिंग कहाँ हुई, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये हो गया अग्नि के बारे में। तो अग्नि के जितने भी वर्जन हैं सारे के सारे सरफेस टू सरफेस वाले हैं। इसको आप लोग 4 नंबर कर लेंगे शायद, नंबर देख लीजिएगा आप लोग कैसा है। नेक्स्ट है मिशन दृष्टि उपग्रह। तो मिशन दृष्टि क्या है, एक सैटेलाइट है, पहली बात तो यही है। मिशन दृष्टि क्या है,
सैटेलाइट है। सैटेलाइट भी सरकारी है, प्राइवेट है? तो प्राइवेट सैटेलाइट है, मतलब प्राइवेट कंपनी का है। और उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? गैलेक्स आई। कंपनी का नाम है गैलेक्स आई। खास किस मसले में है? ये जो सैटेलाइट है, मिशन दृष्टि सैटेलाइट, ये वजन है इसका लगभग 190 किलोग्राम और इसमें विशेष टेक्नोलॉजी है। क्या है इसमें? विशेष टेक्नोलॉजी। कौन सी विशेष टेक्नोलॉजी है? उसका नाम है, उस विशेष टेक्नोलॉजी का, ऑप्टोसार। ऑप्टोसार। दो शब्दों को मिलाकर इन्होंने बनाया, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए। ये SAR है और ऑप्टो जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, देखिए, ये इलेक्ट्रो जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और SAR टेक्नोलॉजी, इससे आप अवगत होंगे। SAR से यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये जो सैटेलाइट है, ये कौन सा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कैसा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये कौन सा सैटेलाइट होता है? अर्थ पृथ्वी ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूप्रेक्षण। समझ में नहीं आता है क्या है भूप्रेक्षण? भूप्रेक्षण का मतलब सिर्फ पृथ्वी को देखना, पृथ्वी को देखना, प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे थे? ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। किसका? जो लोग काम कर रहे थे, या देखना। तो कैसे देखते हैं? इसमें लगे होते हैं कैमरास, इसमें लगे होते हैं रडार, और भी चीजें होती हैं। जो भी होता है, तो इनके माध्यम से करते क्या है, ये पृथ्वी का चित्र खींचते हैं। चित्र, इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज। और उस इमेज को देख कर क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं या प्रोसेसिंग करके बताते हैं क्या हुआ। उस चित्र के बेसिस पर हम वहाँ पे, जैसे कि एक स्थान का चित्र प्राप्त हो गया तो पता चला कि वहाँ पर फसल लगी हुई, तो पता चला वहाँ फसल है। या कहीं पर आग लग गई तो धुआं का चित्र दिखाई गया, पूरा धुआं उड़ रहा है, वहाँ पर आग लगी हुई है इमेज में, तो वहाँ पर आग लग गई तो उसके लिए अलर्ट कर देंगे। तो ये कहीं पर जो है भूकंप आया, वहाँ गड्ढा हो गया, तो पता चलेगा कि भाई वहाँ पर भूकंप आ गया था, उस वजह से गड्ढा हो गया। तो ये चीज़ें पता चलती हैं इस प्रकार के सैटेलाइट से। या किसी स्थान पर कौन से संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर वन है, कहाँ पर खनिज हैं, कहाँ पर पानी है, इसकी जानकारी मिल जाती है। ये सारे काम इसी से होते हैं, सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। ठीक है ना? तो नेचुरल रिसोर्स की जानकारी, आपको मैपिंग करनी है तो मैप बना सकते हैं, कहाँ पर किसकी सीमा है। आपको प्लानिंग करनी है, कैसे? अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब शहरी नियोजन। तो शहरी नियोजन कैसे? शहरी नियोजन में हमें भी देखना होता है भाई रोड ऐसे बनेगी, या रोड ऐसे बनेगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यहाँ पर हाउसिंग होगा, यहाँ पर कमर्शियल होगा। तो ये सब प्लानिंग की जाती है, कैसे कैसे, कहाँ पर वन होंगे, कहाँ पार्क होगा, ये सब हेल्पफुल होता है उसमें। तो ये आपने समझा EOS के बारे में। अब इसका उपयोग समझिए क्या है यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, ये क्या करेगा? ये चित्र खींचेगा, इमेज, जैसे आप मोबाइल से खींचते हैं। आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सीधा मोबाइल समझिए, मोबाइल का कैमरा। जो आप मोबाइल कैमरा से कर पाते हैं वो यहाँ से हो जाएगा आराम से। लेकिन आप ऊपर से कैमरा लो, जहाँ से लेना ले लीजिए, ये बढ़िया होता है। इनके कैमरा हाई क्वालिटी के होते हैं, आपको कहीं पर डाउट नहीं आएगा। चित्र हाई रेजोल्यूशन की इमेज लेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल काम कब करता है? ये तब काम करेगा जब मौसम हो साफ, साफ मौसम हो और दिन का मौसम हो, रात में काम नहीं करेगा। और वहीं जब SAR की आप बात करेंगे, SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या है? ये रडार है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
तो सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको याद होगा, निसार में आपने पढ़ा होगा, कहीं नोट में अगर आप लिख लेंगे, निसार सैटेलाइट आपने जब पढ़ा था तो SAR फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार था, N फॉर नासा, I फॉर इंडिया। तो जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है ये दिन और रात हर समय इमेज लेने में सक्षम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर मौसम में। हर मौसम मतलब चाहे बादल हो, वर्षा हो रही हो, कैसा भी हो, फिर भी ये चित्र खींच लेगा एकदम साफ। तो ये 24/7 × 12 12 काम करता है, 24 घंटे काम करता है, तो हमेशा चित्र खींच सकते हैं। ये इसका लाभ होगा कि इस सैटेलाइट का, तो कहा जा रहा है कि ये ऐसा सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट है विश्व का जो ऑप्टोसार उपग्रह है, जो पहला सैटेलाइट है जो ऑप्टोसार उपग्रह है या ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी से लैस है। अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब ये सैटेलाइट है तो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा होगा, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तब ये सैटेलाइट पहुंचेगा ऊपर। तो लॉन्च कौन करेगा? भारत से लॉन्च नहीं करवाया गया है, लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स कंपनी से। स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है फाल्कन 9, उससे लॉन्च किया गया है, अमेरिका से, कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। तो ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में जानकारी हम लोग ले रहे थे। तो इसरो के पास 29 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, ये वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसरो के कौन से सैटेलाइट्स हैं? जैसे कि एस्ट्रोसैट है इसरो का। इसके अलावा आप अभी रिसेंट में जो लॉन्च हुआ था, ओशनसैट है, एस्ट्रोसैट है। तो ये सारे वही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। इनके पर्पज के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे कि ओशनसैट, ओशनसैट का मतलब ही होता है समुद्र, ओशन मतलब समुद्र, तो समुद्र के डेटा को लेकर के कलेक्ट करेगा ये सैटेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है भोजशाला मंदिर। इसको लेकर भोजशाला मंदिर है कहाँ पर? पहले धार है MP में, मध्य प्रदेश में, वहां स्थित है। यहाँ एक विवाद चल रहा था, किस चीज का? कि धार में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वह कमाल मौला मस्जिद है, मस्जिद बनाम मंदिर का विवाद चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वहां पर, वो क्या है? वो मंदिर है, और उस मंदिर का नाम रखा गया भोजशाला मंदिर या सरस्वती देवी मंदिर या वाग देवी मंदिर। तो ये वाग देवी मंदिर है। सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया इसमें, इंदौर की हाई कोर्ट ने दिया है। मस्जिद किसकी मस्जिद थी? जो डिस्प्यूट था, कहते थे किसका मस्जिद है? कमाल मौला, मुस्लिम समुदाय कह रहा था ये कमाल मौला मस्जिद है, मस्जिद नहीं मस्जिद होगा। तो अभी हो गई मंदिर, सरकार ने घोषित, ओ हाई कोर्ट ने घोषित किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जैन समुदाय की दुर्लभ पांडुलिपियां। हमारे न्यूज का तो नहीं लग रहा मुझे खास, क्योंकि ये ब्रिटेन का सारा मसला है। जैन समुदाय की दुर्लभ जो लिपियां थी, पांडुलिपियां, वो वेलकम कलेक्शन के पास थी। वेलकम कलेक्शन म्यूजियम के पास थी। इसने निर्णय लिया है कि अब ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को दे दी जाएंगी।
बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच है, हमारे मतलब की नहीं है। तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जैनोलॉजी की एक ब्रांच है, जैन धर्म के अध्ययन की, उनको दे दी जाएंगे, वो अपना अध्ययन करेंगे। इतना ही मसला है। नेक्स्ट है दूसरी iOS सागर पहल। iOS क्या है? इंडियन ओशन शिप। सागर आप लोग जान रहे होंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह भारत की नीति है, सागर नीति। इसका एडवांस वर्जन क्या है? महासागर नीति। तो ये पहल भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, ये दूसरी पहल है। दोबारा इससे पहले एक पहली हुई थी, ये दूसरी हो गई। कहाँ पर हुई है? कोचीन में। कोचीन केरल में है। 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो 16 देशों के नौसैनिक आए थे, उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी गई कि कैसे जो समुद्र होता है वहां पर कैसे आपको पेट्रोलिंग करनी है, या रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, कैसे आपस में सहयोग करना है, यही सब ट्रेनिंग होती है। तो वही हुआ इसमें एज यूजुअल। कोची के बारे में अगर आपको जानना है तो केरल का जो कोची है पोर्ट भी है। और किसी और दिन। नेक्स्ट है तेलंगाना की, ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नीति। क्या है? आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, क्योंकि देखिए साउथ के जो राज्य हैं, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां पर जनसंख्या तेजी से कम हुई है। जब जनसंख्या तेजी से कम होती है तो इसके प्रभाव पड़ते हैं दोहरे। क्या? बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ जाती है परसेंटेज में, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, डेमोग्राफिक, आप लोग समझ लेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है, मतलब ये जो युवा आबादी होती है, इसका और अच्छा शब्द क्या है? जो कार्यकारी जनसंख्या है। सबसे बेस्ट शब्द क्या है? जो काम करने वाले लोग हैं वो, इनकी संख्या कम हो जाती है। मतलब यूथ कम, वृद्ध ज्यादा। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, और ऐसी इकोनॉमी के लिए बैड होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, वृद्ध हैं तो वृद्धों, अब देखिए कमाने वाले कम हैं युवा, मान लीजिए कि इनकी आबादी 60 हो जाए, इनकी 40 हो जाए, तो 40 लोगों पर 60 लोग निर्भर हैं। इनके इलाज का खर्चा कौन करवाएगा? समझ रहे? स्वास्थ्य खर्च इनके ज़्यादा, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उन पर स्वास्थ्य खर्च ज़्यादा होते हैं। तो ये 40 लोग 60 लोगों को कैसे पालेंगे? तो इस वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कम हो जाता है और वृद्ध की संख्या बढ़ जाती है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे जो विकसित देश हैं, जो एडवांस इकोनॉमी है, वहाँ पर स्थिति यही हो रखी है। कैसी? विकसित देशों में जैसे कि आपका जापान है, जैसे आपका कोरिया है, और यूरोप के देश कोई भी ले लीजिए, वहाँ पर क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गई है। रिप्लेसमेंट लेवल से प्रतिस्थापन दर से नीचे आ गई है। प्रतिस्थापन दर से कितनी है?
2.1% होती है। इससे भी कम हो गई, कहीं कहीं पर तो क्या हो गया 1.5 तक पहुंच गई है, कहीं कहीं 1.2 हो गई है परसेंट। इसका मतलब प्रतिस्थापन दर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये दो लोग हैं, मेल फीमेल, तो ये दो लोग मिल करके रिप्रोडक्शन के द्वारा दो लोगों को उत्पन्न करें, एक मेल एक फीमेल, या दोनों मेल जैसा भी है, दो लोगों को उत्पन्न करें, तो जब इनकी डेथ हो जाएगी इन दोनों को, तो इनकी जगह पर ये आ जाएंगे, तो जनसंख्या क्या है, पहले भी दो थी फिर भी दो बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। तो रिप्लेसमेंट लेवल कितना होगा, 2 होना चाहिए। 2.1 क्यों रखा गया, क्योंकि त्रुटि होती है, त्रुटि की वजह से 2.1 रखा गया है। तो 2.1 से कम हो गई है, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या लगातार घटती जाती है। अभी देखिए चाइना की स्थिति क्या हुई, चाइना में भी जनसंख्या घट रही है। तो चाइना ने क्या किया, जनसंख्या नीति में बदलाव। पहले थी इसकी वन चाइल्ड पॉलिसी, कि सभी लोग सिर्फ एक बच्चा करेंगे। अब फिर देखा लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, तो इसने किया 2 चाइल्ड पॉलिसी और पैसे भी देना शुरू किया। अब इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, भाई बच्चे पैदा करो और लाभ भी मिलेगा, ताकि लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट किया जा सके। अब देखिए हमारे यहाँ साउथ इंडिया का हाल, तो साउथ इंडिया में भी यही स्थिति है मिला जुला के। तो आंध्रा ने क्या किया है इसके लिए, उसने भी प्रमोशन देना शुरू किया। पहला बच्चा 25,000 रुपये मिलेंगे, 25 के। अभी जो नया अनाउंस किया है दूसरे बच्चे पर, दूसरा बच्चा होगा 30,000, और तीसरे बच्चा अगर होता है तो थर्ड चाइल्ड, तीसरे बच्चे पर मिलेगा 40,000 रुपये। तो वहाँ के जो सीएम है कौन है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने घोषित किया है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट किया जा सके। चंद्रबाबू नायडू, कार्यशील जनसंख्या बढ़े। अच्छा, साउथ का एक और कंसर्न ये है, ये तो है ही, देखिए जहां जिसकी जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा तो सीट ज्यादा, कहाँ, संसद में। इस समय डिलिमिटेशन की बात चल रही होगी, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी सीट ज्यादा होंगी संसद में, और जिसकी सीट ज्यादा होंगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अब देखिए जनसंख्या कहाँ की ज्यादा है, नॉर्थ की, उत्तर भारत की, जैसे यूपी बिहार राजस्थान एमपी गुजरात, इनकी जनसंख्या ज़्यादा हुई। यूपी बिहार में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, तो जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ सीट ज़्यादा बढ़ेंगी, तो उनका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, जहाँ की जनसंख्या कम हुई जैसे कि साउथ की, तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसी को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन को जो भी डिलिमिटेशन की बात चल रही थी उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ। तो आपको ये एस्पेक्ट याद रखना है एटलीस्ट। सेकेंड लास्ट टॉपिक है समान नागरिक संहिता। कहाँ, असम में। क्यों, कानून पारित हो गया इसका, इसलिए न्यूज में है। असम में कानून पारित हो गया है। तो इससे पहले किन राज्यों में हुआ, तो सबसे पहला राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ आजादी के बाद सबसे पहली बार, वो है उत्तराखंड। सबसे पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू किया गया, उनकी स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया। दूसरा राज्य कौन सा था, गुजरात। तीसरे बन जाएंगे असम। यूसीसी का मसला क्या है, ये है क्या, नाम में ही लिखा हुआ है, इसके हर चीज जो है कुछ ना कुछ उसके नाम में छिपा होता है। संहिता का मतलब कोड होता है, समूह, उससे कोई लेना देना नहीं है। नागरिक का मतलब, नागरिक, आप लोग नागरिक हैं ही भारत के अनडाउटेडली। समान मतलब सबको समान,
तो मतलब देश के जितने भी लोग हैं, देश के सभी नागरिकों के लिए, जो भी हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था। कौन से कानून? मैरिज वाले कानून, जिनको बोलते हैं पर्सनल लॉज, वैयक्तिक कानून। पर्सनल लॉ जैसे मैरिज एक्ट, विवाह से जुड़ा हुआ कानून, ठीक है। तलाक के लिए, बच्चा एडॉप्ट करने के लिए, मतलब एडॉप्ट क्या बोलते हैं, दत्तक, बच्चे को गोद लेने के लिए, ठीक है। उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार मतलब पिता की संपत्ति किसको मिलेगी, कौन से बच्चे को मिलेगी, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस किस चीज़ का, डाइवोर्स के बाद कितना मिलेगा पैसा, जो गुजारा भत्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो। तो इनके लिए एक समान व्यवस्था सबके लिए। अभी तक क्या था, एक समान से यहाँ याद आया, हमारे देश में नागरिक कई प्रकार के हैं। नागरिक एक ही प्रकार के नागरिक के अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबका अपना अपना अलग धर्म है। तो उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं। जैसे मुस्लिमों में मोर देन वन से अच्छा पॉलीगैमी प्रचलित है। क्या है पॉलीगैमी? मतलब बहुविवाह, एक हस्बैंड कई पत्नियों से विवाह करता है, एक व्यक्ति कई पत्नियों से, तो पॉलीगैमी है। दूसरा, यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं देते हैं लोग, गुजारा भत्ता अगर डाइवोर्स हो गया तो मेंटेनेंस नहीं देते हैं, मेंटेनेंस 1-2 महीने तक देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। तो तीसरा यहाँ पर, तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, तो इन सब के लिए एक समान व्यवस्था। अब समान व्यवस्था में क्या, सब लोग सिर्फ एक ही विवाह करेंगे। एक ही विवाह क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। पाली का मतलब हो मोनोगैमी, मोनो का मतलब एक, गैमी मतलब शादी से। जैसे पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है कई, तो एक ही विवाह करेंगे। तलाक की प्रक्रिया सबकी एक होगी। ट्रिपल तलाक का चक्कर जैसे बैन ही हो गया है, लेकिन जहां जहां पर है तो तलाक प्रक्रिया सबकी समान होगी, मेंटेनेंस बराबर देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था है समान नागरिक कानून की। यहाँ पर एक चीज और हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ पर है? अनुच्छेद 44। दूसरी बात, क्या भारत में किसी राज्य में लागू है? तो हाँ, गोवा में लागू है। कैसे लागू है? ये आज़ादी के पहले से ही लागू है, आज़ादी के पहले से ही लागू है। कैसे? यहाँ पुर्तगाली थे गोवा में, उन्होंने ही लागू कर दिया था, वही व्यवस्था वहाँ चल रही है। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर एक अपवाद रखा गया है, इस जो भी कानून बने सब में अपवाद है, समान नागरिक संहिता वाले। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे बाहर रखा गया है, एसटी समुदाय के ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका अपना नियम कानून व्यवस्था है, वो उनके ऊपर, मतलब समान नागरिक संहिता इनके ऊपर लागू नहीं होगी। इसमें लिव इन रजिस्ट्रेशन की का भी प्रावधान किया गया, जितने भी बने हैं जो लिव इन रहते हैं लोग, उसका भी पंजीकरण करवाना होगा सरकार को पास। पंजीकरण मतलब बताना होता है वही कि हम रह रहे हैं। अब लास्ट न्यूज़ है हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। इसमें वृद्धि की गई, कितने जज थे अभी तक? 34, इससे बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 38। 38 जज में 37 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर भी वैसे है 33 और 1, तो 4 जज बढ़ाए गए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कितने जज बढ़ाए गए हैं, तो आप बढ़ाइए, बताइए 4। शुरुआत में कितने थे जज?
मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने जज की व्यवस्था की गई थी? 7। 7 से बढ़ते बढ़ते 38 हो गए हैं। तो जज बढ़ाने मतलब जज की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। ये बात संविधान में लिखी हुई है। संसद कैसे बढ़ाएगी? स्वाभाविक सी बात है, संसद हर चीज किससे करती है? कानून के थ्रू, कानून के माध्यम से बढ़ाती है। कानून पहली बार कब बना था? 1956 में। नाम क्या था? नाम सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। इसी के तहत 7 से बढ़ाकर संख्या 10 कर दी गई थी। 7 से 10। इसके बाद में इसी कानून में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956, इसके बाद जितनी बार हुआ इस कानून में संशोधन करके बढ़ाई गई। संशोधन द्वारा इस जजों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते लोग कहाँ पहुंच गए? 34, और 34 से जब 38 किए अभी, तो अभी संशोधन किया गया। क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में नहीं, कानून में। दो चीज़ अलग अलग हैं। तो ये कानून जो था इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन में 2 तरीके हैं। एक तो संसद कानून बनाए, संसद कानून द्वारा करे। दूसरा तरीका है ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश द्वारा। तो सरकार ने ये वाला तरीका अपनाया है, अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया। तो ये याद रखना कि अध्यादेश के द्वारा इसमें जजों की संख्या बढ़ाई गई है। अध्यादेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या बढ़ाई गई है, 34 से 38 की गई है, या सीजेआई को हटा के 33 से 37 की गई। तो ये वाला रूट सरकार ने नहीं अपनाया है। क्यों? इसमें जाना पड़ेगा संसद में, संसद में होती है बहस और फिर उसको पारित करवाना होता है। अध्यादेश में क्या है? कुछ नहीं, राष्ट्रपति को बोला और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। कितने कब तक के लिए मान्य होगा? ये 6 वीक्स के लिए होता है। अध्यादेश कब कितने समय के लिए होता है? 6 सप्ताह के लिए। मैक्सिमम कोई कहे तो कितने दिन के लिए? 6 मंथ 6 वीक्स। 6 मंथ, क्योंकि एक जो 2 बैठकें होती हैं उनके बीच का समय न्यूनतम 6 महीना होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है वो 6 महीने होता है न्यूनतम। तो इसलिए 6 माह 6 सप्ताह तक अधिकतम ये लागू रह सकता है। और इसके बाद अगर पारित ना हो पाए, इसके बाद 2 विकल्प हैं। इस पीरियड के बाद स्वतः खत्म हो जाएगा, और सदन में रखा गया तो संसद में गया तो 2 चीजें, या तो ओके या तो नॉट ओके। ओके हो गया तो कानून बन जाएगा और ये जज बने रहेंगे। नॉट ओके हुआ तो ये सब जज हटना पड़ेंगे, इनको हटाया जाएगा, जजों को हटना पड़ेगा। स्वतः खत्म हो जाएगा तब भी जज की संख्या वापस हो जाएगी, 34 पर ही बचेगी। ठीक है, ये तरीके हैं यहाँ पर। तो ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? एग्जीक्यूटिव पावर है। और ये कब जारी कर सकता है अध्यादेश? अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब संसद सत्र में ना हो। तो अभी इस समय सत्र में नहीं थी इसलिए जारी कर दिया। संसद का मतलब एक भी सदन कोई सत्र में ना हो, क्योंकि कानून बनाने के लिए 2 चाहिए। एक भी सदन सत्र में ना हो। एक भी से मतलब ये कि केवल लोकसभा चल रही है तब भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा चल रही है तब भी लाया जा सकता है।
दोनों नहीं है तब तो लाया ही जा सकता है। तो ये हो गया अध्यादेश का मसला। तो इसके माध्यम से कानून में संशोधन किया गया 1956 के। अब ये जो 4 बढ़ाए गए हैं, इसमें 4 जजों की नियुक्ति कर भी दी गई है। 4 कहते हैं, 5 जजों की नियुक्ति कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ये लेटेस्ट न्यूज है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 5 जजों की नियुक्ति हुई है, उसमें एक नाम है वी मोहाना का, ये वुमेन है, वुमेन सीट है इसलिए मैंने वुमेन लिखा है, ठीक है। सील नेगू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेव, और अरुण पल्ली। यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं ये सीधे हाई कोर्ट से बने हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। क्या थे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इनको प्रमोट करके बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज। वी मोहाना क्या थी? ये काउंसिल थी, सीनियर काउंसिल, वरिष्ठ वकील। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में इनको बनाया गया है। इससे आपको 2 बातें निष्कर्ष निकलता है आपका। क्या? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो या तो सीधे बन सकते हैं, सीधे एलिवेट। कहाँ से? इसको बोलते हैं बार से उनको प्रमोट किया जाता है। बार का मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि वी मोहाना बनी है, ये काउंसिल थी और सीनियर काउंसिल। तो इसमें कौन सा लॉजिक यूज होता है? राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। तो ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज सीधे भी कोई व्यक्ति बन सकता है। एक तो ये सीधे एलिवेट हुई है, दूसरा वो व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। तो जज, चीफ जस्टिस जज से बड़ा होता है, तो हाई कोर्ट का जज कोई भी हो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये बातें यहां से स्पष्ट हुई। इसी तरह अगर हाई कोर्ट का जज बनना है, ये देखिए, ये हो गई लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो एक है बार, बार काउंसिल इसको बोलते हैं। यहाँ पे बार काउंसिल का मतलब यहाँ पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो काउंसिल होते हैं, वकील जिनको आप बोलते हैं। तो यहाँ दर्जा मिलता है, जो सीनियर होता है उसको सीनियर काउंसिल बोलते हैं। लोग हैं। एक तरीका है, यहाँ पर कुछ लोग जाके बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो लोअर कोर्ट, तो यहाँ से प्रमोट होकर हाई कोर्ट जज बन गए, फिर हाई कोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ये तरीका एक तो ये है प्रमोशन वाला। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से सीधे बार से सीधे हाई कोर्ट जज बना देंगे, यहाँ से सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। डायरेक्ट नियुक्ति इसको बोलते हैं। तो ये तरीका है, ठीक है। और लोअर कोर्ट में ऐसा सीधा प्रावधान नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होता है एग्जाम। एग्जाम भी 2 स्तर पर होता है, एक होता है हायर जुडिशियल सर्विस, एक होता है लोअर जुडिशियल सर्विस, या जिसको पीसीएस जे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जज जूनियर डिवीजन के जज बनते हैं सर, सिविल जज जूनियर डिवीजन। हायर जुडिशियल सर्विस में सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बनाए जाते हैं, डीजे या डीजे बनाए जाते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ठीक है। सीधे एडीजे बनते हैं, एडीजे से प्रमोट होकर डीजे बनते हैं। ये लोग प्रमोट होकर इसमें जाते हैं। ये व्यवस्था है जुडिशरी की। तो ये दोनों ही एग्जाम के थ्रू जाते हैं। अब यहाँ पर जज की जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में,
नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं? एक चीफ जस्टिस, 4 और तो 5 मेंबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विधिक संस्था है, मतलब कानूनी संस्था है, विधिक संस्था नहीं है, मतलब किसी कानून के द्वारा स्थापित नहीं है। तो इसकी स्थापना कैसे की गई है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा। ठीक, ये हो गई इनकी नियुक्ति। अब जो नियुक्ति किया है तो शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा। राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो यहाँ क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त कर देते हैं, वो अपना शपथ दिलवा देता है। तो ये हो गई जज की नियुक्ति। हटाना है पद पर से इनको तो 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। संसद में, वो भी विधानसभा नहीं, संसद में 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। हटाने के लिए आपको आधार भी चाहिए होगा, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के अपना कह दो हटा दो, तो ऐसे नहीं हटेगा। बेसिस चाहिए। क्या बेसिस होगा? इसका बेसिस होगा एक तो कदाचार, मिसबिहेवियर इंग्लिश में बोलते हैं, मिसबिहेवियर, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। कदाचार नहीं, ये साबित भी होना चाहिए कि खाली कहने से नहीं होगा। और इनकैपेसिटी, अक्षमता, मतलब काम करने में सक्षम ना हो। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब संविधान इन दोनों ही बातों को डिफाइन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट बाकी अपने हिसाब से कहा जाता है, संविधान में डिफाइन नहीं है, मतलब संविधान में बताया नहीं गया है कि कदाचार क्या होता है, अक्षमता क्या होता है, ये नहीं बताया गया। अभी एक मसला आपको सुना होगा, सामने आया था जस्टिस यशवंत वर्मा का। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो इनके जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टेड थे तो वहां पर इनके घर से नकदी बरामद हुई थी। नकदी क्या, नोटों की बोरी बरामद हुई। घर से नहीं, घर के बगल में जो एक फ्लैट था वहां से, यहाँ पर नौकर रहते हैं। तो इसके बाद इनके खिलाफ लाने की बात हुई थी क्या, महाभियोग प्रस्ताव। तो जज को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और उसका बेसिस होगा ये 2 कदाचार और अक्षमता। तो महाभियोग प्रस्ताव लाया ही गया था। इसके तुरंत बाद 1-2-4 महीने बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये हो गया मोरल ऑफ द स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, आर्टिकल 124, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, और इसी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है आर्टिकल में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी इसी में है। एक आर्टिकल और है 142, जहां कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा है, संपूर्ण न्याय ये पावर। और एक है 143 क्या, राष्ट्रपति को सलाह जो देते हैं वो। तो इसी के साथ हम लोग ये खत्म करते हैं, अगले में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।